सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कमोबेश 2 माह की तवील मुशावरत, रद्द जगहों, मुलाकातों और भागदौड़ के बाद 26वीं आईनी तरमीम तजवीज़ से नोटिफिकेशन तक पहुंची गई और इसके मुखालिफ इसे अदलिया पर हमला करार दे रहे हैं। और हामियों का यह कहना है कि अदलिया के इख्तियारात में तवाज़ुन लाया गया है, जबकि बास के नज़दीक 26वीं आईनी तरमीम की जो बिल्ली है बिलाखिर थैले से बाहर आ गई है, जिस पर हुकूमत का यह कहना है कि अब दस्तूर पहले से ज़्यादा महफूज और मामून हो चुका है और अब यह दस्तूर कुतरने के लिए बेचैन रहने वाले चूहों की दस्तरस में नहीं आएगा। इस हवाले से बागदौड़ में मसरूफ हुकूमत बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अब कहीं जाकर सुकून मिला है, जो इस सारी मुहिम के रूहे रवा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस तरमीम के लिए सियासी मुखालिफिन के तंज ताने और नाना के आइन से खिलवाड़ की पप्तियां भी बर्दाश्त की और ये बिलावल ही थे कि उन्होंने इस तरमीम में सबसे बड़ी रुकावट मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुसलसल एंगेज किया और उनकी ना को हाँ में बदल कर रहे। अब दूसरी जानिब अपोजिशन के सफ़ों में उदासी, नाराज़ी, गुस्सा और खदशात हैं कि आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ के लिए क्या ला रहा है और क्या इस तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ से इंसाफ हो सकेगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बड़ी उम्मीद थी कि अदलिया में काजी की तब्दीली से पीटीआई का वक्त भी बदलेगा, शायद जेल का फाटक भी खुले और शायद इलेक्शन ऑडिट का हुक्म जारी होकर हुकूमत की सफ़ों में भौंचाल पैदा कर दिया जाए। कहा यह भी जा रहा था कि इन्हीं खदशात ने हुकूमत को इन तरमीम पर मजबूर किया, लेकिन क्या अब हुकूमत महफूज और अदालती जो महाज है ठंडा पड़ चुका है? क्या सियासी अदम इस्तेकाम का चढ़ा दरिया उतर चुका है और अब हुकूमत एक और बड़े मुआशी महाज पर भरपूर तवज्जो दे सकेगी? इसके साथ ही वकला का रद्द अमल भी बहुत अहमियत का हामिल है, जिन्होंने तहरीक चलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस सारे सियासी मंजरनामे को हुकूमत की मजबूत हलीफ और इस तरमीम को गजट नोटिफिकेशन तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा करने वाली पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीपल्स रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, 26वीं आईनी तरमीम का नफाज बिल आखिर ये हो गया, मुमकिन बना लिया गया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसका क्रेडिट ले रही है और मौलाना साहब जिनको मनाने के लिए एंड तक बड़ी कोशिश की गई, मौलाना साहब को कितना क्रेडिट देंगे आप इसका? यस, पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ी टायरसम एक्सरसाइज थी, थका देने वाली और काफी दिन तक इसमें आसाब शिकल एक जद्दोजहद रही जी। और इसमें बहुत सारा पैसों मुबाहिसा हुआ। ये नहीं हुआ जिस तरह के इल्जाम है कि जी बड़ा हेस्ट में हुआ, जल्दी हुआ। अच्छा। क्योंकि इस पे एक एक नुक्ते के ऊपर बहुत मुबाहिसा रहा। सारी जमातों ने, अपोजिशन ने अपने तौर पे और हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने अपने तौर पे उन सारे नकात का जायजा लिया और आपके इल्म में है कि जो पहला ड्राफ्ट था उसमें तकरीबन दुगने नकात थे, तो वो चीजें फिर बाद में डिलीट होती गई और एक फाइनल ड्राफ्ट जो बना तो वो इत्तेफाक राय का ड्राफ्ट था। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी, पीपल्स पार्टी का भी, मुस्लिम लीग का भी, बाकी तादियों का भी, बल्कि यूं कहिए पीटीआई ने भी उस पे अपना इस तरह एग्रीमेंट दिया कि हमारे जो मेन तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए, ठीक, वो चीजें डिलीट हो गई हैं। अब हमें पता था कि उन्होंने नहीं आना, उन्होंने इसको वोट नहीं करना, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक जिद की बुनियाद पे या अपनी पॉलिसी की बुनियाद पे कह लीजिए, वरना उनके पास कोई एसेंस नहीं है कि वो कह सकें कि जी हम इस बात को इसलिए वोट नहीं कर रहे। सो वो मौलाना के साथ इस बात पे एग्री भी थे, बल्कि उन्होंने कमेटी के अंदर मैंने सुना है कि यही कहा कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे अब वो दूर हो गए हैं, हमें इस ड्राफ्ट पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब ये कहा जा रहा था कि कायद से बात करने के बाद हम इस पे कोई वोट करने का फैसला करेंगे, तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि वो तो ना ही है, वहां से तो हाँ होगी नहीं, क्योंकि खान साहब की पॉलिसी इत्तेफाक राय की नहीं है, वो तो तसादम की है। ठीक। अच्छा सर, लेकिन मरवत साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं जरदारी साहब पे और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से पीटीआई के कुछ लोग बात कर रहे हैं और आपने देखा को सोशल मीडिया भी भरा पड़ा हुआ है, पीटीआई के सपोर्टर्स भी बात कर रहे हैं, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो तो ये है कि जी फलां को उठा लिया गया, फलां के यही बातें जो हो रही हैं, ऊपर तशद्दुद हुआ, फलां के ऊपर ये हुआ, क्या उनसे वोट लिए गए? जिन लोगों के नाम लिए जा रहे थे उनमें से किसी से वोट लिया गया? उनका वोट आया, वो हाउस में आए।
अब अगर गवर्नमेंट ने करोड़ों अरबों रुपए भी दे दिए, तशद्दुद भी कर दिए, ज्यादतियां भी कर दी और वोट भी नहीं दिए, ये बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये बाकी अजीब बात। कायरा साहब आगे चलते हैं। ये बिलावल साहब को बड़ी बातें सुनने को मिली मुखालिफिन की जानिब से, क्योंकि आइन जो है 1973 का वो भुट्टो साहब ने दिया है, उनका तोहफा है, और भुट्टो साहब के दिए हुए तोहफे यानी आइन के साथ बिलावल साहब ने नाना के दिए हुए आइन के साथ खिलवाड़ कर दिया। इस तरह के जुमले कसे जा रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे होंगे। उसके बाद फिर मौलाना साहब को मनाना बड़ा मुश्किल लग रहा था और उन्होंने इससे पहले, इस तरमीम की मंजूरी से पहले कहा था कि आइन के साथ खिलवाड़ हम नहीं करने देंगे, अगर आइन के साथ खिलवाड़ होगा तो हम सड़कों पर होंगे। बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, मौलाना साहब ने भी साथ दिया और ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि नफाज हो गया 26वीं आईनी तरमीम का। एक तो ये जो जुमले कसे जा रहे हैं बिलावल साहब पे कि भुट्टो साहब के आइन को छेड़ा गया, इस पर पीपल्स पार्टी क्या एक क्लियर मौक़िफ़ रखती है, और दूसरा मौलाना साहब को कैसे मनाया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जुमले कस रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि वो तो आमरों के साथ रहे। जब अदालतें आमरों को ये कहती रही कि आप आइन अमेंड कर लो तो उनको परवाह नहीं होती थी। जब अदालतों की तरफ से बजबर फैसले कराए गए और आइन तब्दील कराया गया, उस वक्त उनको ये याद नहीं आया। आज तो जो चीजें की गई हैं, जो कहा जा रहा था कि ये एक शख्स के लिए सारा कुछ है और एक शख्स को रोकने के लिए है, किधर गए वो आर्गुमेंट सारे, कहाँ गए? इसके ऊपर बड़ा वेल थॉट आउट सारा प्रोसेस है। बिलावल साहब ने क्या किया है? बिलावल साहब ने इसको स्पेयर हेड किया। हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का या उनके जो बाकी फैसले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार जो है वो पाकिस्तान के अवाम का और तमाम का इख्तियार थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लिहाजा ये कोई नई बात हम तो नहीं कह रहे, ये अचानक तो हमारे ज़हन में नहीं आया। सो भुट्टो शहीद के जो आइन ओरिजिनल था उसको जो छेड़ा गया, बिलावल भुट्टो साहब ने दिन रात एक करके उन्होंने राय अम्मा हमवार की, उन्होंने जमातों को राजी किया, उन्होंने मौलाना को राजी किया, और भुट्टो शहीद के आइन के अंदर जो अदालत के अपने तौर पे फैसले करके उसको छेड़ा गया था, आज उसकी रूह को दुरुस्त किया गया। तो ये तो बिल्कुल वो मुतसादम बात कर रहे हैं, इसलिए कि बिलावल साहब ने उस आइन को बहाल किया है। 1977 के आइन में ओरिजिनली जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका था वो हुकूमत के पास था, जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस का फैसला था वो हुकूमत करती थी। आज हम पार्लिमान के जरिए करा रहे हैं, उसको और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, इसको कमेटी बना रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छी बात। बाकी जिन्होंने इतराज करना है डॉक्टर साहब, आप उनको कायरा साहब एक जरा चीज समझाइएगा, एक चीज जरा समझाइए कि जरा गुत्थी है, मैं इसको आसान अल्फाज में पूछने की कोशिश करती हूँ ताकि आम आवाम इससे मुस्तफीद हो सके, क्योंकि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। कायरा साहब, इस पूरी गुफ्तगू में जो मुझे एक सवाल समझ आया वो ये है कि पार्लिमान की सवाबदीद होती है बहुत से मामला, जैसे कि कानून साजी पार्लियामेंट ने करनी है, और वो मामला जब दो फरीकैन कह लें कि एक पार्टी इधर खड़ी दूसरी इधर खड़ी, तो मामला लेकर पार्लियामेंट फ्लोर पे चूंकि जो हल नहीं हो सकता था और काम पार्लियामेंट का था हल करना, वो चला जाता था कोर्ट में। अदलिया में जब वो मामला जाता था तो जाहिर बात है कि वो एक किस्म की पार्लियामेंट की हार होती थी, शिकस्त होती थी कि आप लोग अपना मामला हल नहीं कर सके तो आप उठा के अदालत में ले गए हैं। अब वकला कहते हैं कि वो तहरीक चलाएंगे और ये जो मामला है ये सड़कों पर अब तहरीक की सूरत में इस पर रद्द अमल आएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो पार्लियामेंट ने एक इस्लाह की है कि एक का मामला जो कि पार्लियामेंट की जानिब से एक किस्म की आप कह लें कि गलती होती थी कि वो मामला अदालत में चला जाता था जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर हल हो जाना चाहिए था। अब पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम को पास करके वो मामला जो इख्तियार अपना इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस के इख्तियार सो मोटो का इख्तियार, ये बाकी जो मामलात हैं, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक नाम जो सिलेक्ट किया जाएगा, फिर वो बाकायदा 12 रुकनी जो कमेटी होगी, जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो इससे तो पार्लियामेंट ने अपनी इस्लाह कर ली। ये मामला मजीद पेचीदा क्यों बनाया जा रहा है? पेचीदा नहीं है जी, ये जो आईनी अदालत का और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और जो एलिवेशंस हैं, इसका तरीकाकार या इसके ऊपर जो एतराज था, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने 2006 में ये मुतालबा किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा, और हम 2009 में इसको जब 18वीं तरमीम में हम कर रहे थे, तो यही बार अगर आप रिकॉर्ड उठाए तो ये बार के सारे नुमाइंदे उस वक्त हमारे साथ थे, इस मुतालबे के साथ थे कि ये होना चाहिए। अब क्यों खिलाफ? अब तो खैर एक स्पेसिफिक एक जमात के लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि जी हमें ये कबूल नहीं है, उनको तो हम अगर आपके वकला हैं वो स्पेसिफिक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें दूसरे वकला भी तो ना, सिर्फ किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ वकला हैं। नहीं, ऐसे बहुत कम आपको मिलेंगे, मेजॉरिटी में वही लोग हैं। इसलिए
कि इस जो अमेंडमेंट हुई है इसमें किस चीज पे एतराज है। अगर 3 जजेस का इशू है तो जो जजेस को जो चीफ जस्टिस के तकर्री का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला खुद ही कर लिया था। ये सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले खुद करने का इख्तियार तो नहीं कायरा है। साहब नहीं, फिर एक सवाल है ना, देखिए आप कह रहे हैं वो तो पार्लियामेंट ने करने ठीक है, ठीक है, वो तो मैं बात आपकी समझ गई और मैंने भी कहा कि पार्लियामेंट ने तो अपनी इस्लाह की। अगर देखा जाए, मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि पार्लियामेंट के मामला जो है वो अदालत में जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि और भी बहुत से केसेस होते हैं, अदलिया का टाइम वेस्ट होता है। एग्जैक्टली, अदलिया का टाइम वेस्ट होता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इख्तिलाफे राय तो रहता है। कुछ लोगों की राय ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिस्मिल्लाह, उनका हक है कि वो लोगों को कायल करें, अगले इंतखाब के अंदर आके लोगों से वोट लें और अगर उनको मेजॉरिटी मिलती है तो आगे वेट कर लें। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, अब सवाल ये है कि ये जो अभी जो वकला हैं, आपने कहा वो किसी एक मखसूस जमात के वकला हैं जो ये बात कर रहे हैं, ये मंजूर होने से पहले कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद थे, जो कि आपकी पार्टी का एक सीनियर चेहरा है और सीनियर मोस्ट आप कानूनदार उनको माना जाता है, जो हैं भी। उन्होंने भी बात की थी कि अगर ऐसा होता है तो उससे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, तो एतजाज़ एहसन साहब के मुताबिक एक बहुत बड़ी तहरीक चलेगी और बकौल उनके कि इस तहरीक से अडियाला जेल का जो दरवाज़ा है वो भी खुलता हुआ दिखाई देता है, यानी कैदी नंबर 804 भी बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो तो आपकी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं एतजाज़ एहसन साहब। उस वक्त मेरा ख्याल है काफी चीजें वो थी जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, अब ड्राफ्ट बिल्कुल अमेंड हो गया और इसके ऊपर तो मैंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब राजी हैं और इसके ऊपर तो मौलाना का आपने अच्छा, राजी कैसे हुए कायरा साहब? राजी वाली कहानी जरा थोड़ी सी सुना दे मौलाना साहब को मनाने में। मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन आप देखिए ना कि इस ड्राफ्ट को तो मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद साहब ने वोट किया और बल्कि जो अमेंडमेंट्स मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डाली है उसको तो अपोज भी नहीं किया पीटीआई ने। वो तो उसको उतने हिस्से को तो उन्होंने बाकायदा एक तरह की कॉन्सेंट दी है उसके साथ। वो तो कह रहे थे कि अब ये बहुत अच्छा हो गया है, वो कह रहे थे सर आजकल मौलाना साहब इनके लिए अच्छे हो गए हैं ना, आजकल उनको मौलाना साहब अच्छे लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम वो ड्राफ्ट लेके इमरान खान साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लीडर ने तो बड़ा इस पे अप्रिशिएट किया है और बड़ा मुस्बत रवैया दिया है, और अगर मुस्बत रवैया दिया है, आप कमेटी में कह रहे हैं कि हमारे एतराजात हल हो गए हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, तो फिर एक जिद है ना कि हम इसको वोट नहीं करेंगे। तो भाई जिद निभाना आपका हक है, आप करें। अब आपने करना क्या है, आप करिए। जिस दिन आपके पास ये वोट हुए 2/3 हुआ, आप इसको रिवर्स कर लीजिए। ठीक है जी। अच्छा कायरा साहब मौलाना साहब को मनाने में आसिफ अली जरदारी साहब कामयाब नहीं हो सके, हालांकि उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। बिलावल साहब इस बार मनाने में कामयाब हो गए। बिलावल साहब अगर मैं कहूँ कि वालिद से भी ज़्यादा नंबर ले गए इस मामले में तो गलत नहीं होगा। खैर वालिद और बेटे का मुकाबला तो कोई नहीं, लेकिन मौलाना साहब को मनाने में बिलावल साहब बाजी ले गए। तो हम बचपन में पहली कहते थे बूझो तो जाने कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, जिसका जवाब नारियल होता था। तो इसका मतलब है कि बिलावल साहब जो वो मुफाहमत में आगे जाके जरदारी साहब से ज्यादा बाजी ले जाएंगे। एक चीज ना, मुफाहमत बुनियादी तौर पे किस तरह हो सकती है, आपके अंदर अगर ये जज्बा हो ना कि हमने बाकी लोगों की राय को भी समझना है, हर उस आवाज को जो सेनर वॉइस दुरुस्त है, उस आवाज को वो कहां से आ रही है, इसको इससे हट के उस आवाज को सुनना है और उसको राय में शामिल करना है। अगर आपका ये जज्बा हो, जिद ना हो, तो फिर आप मुफाहमत कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब बिलावल साहब ने पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम सबको अपने नुक्ता नजर में थोड़ी नरमी पैदा करनी चाहिए ताकि हम कंसेंसस के साथ ये अमल कर सके। इस पे ही बाकी जमातें भी आई। बिलावल साहब ने बार बार मौलाना के पास जाके उनको इस बात पे कायल किया कि जो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस चीज पे उनको नेगेटिव तहफ़्फ़ुज़ थे वो दूर किए गए और जो वो शामिल करना चाहते थे वो शामिल किए। तो यही बात मौलाना पहले दिन से कह रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये नहीं कह रहे थे कि जी आप ये अमेंडमेंट न करें। उनका इशू ये था कि ये जो तासर है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है, ये किसी एक फर्द के लिए है और इसमें जो चीजें हमारे ख्याल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है उनको निकालना चाहिए, और वो निकाल दी गई जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए। और ये बिलावल साहब ने बाकायदा एक बहुत थका देने वाला अमल था कि वो बार बार इस पे एक्सरसाइज करते रहे और इस जिद का शिकार नहीं हुए कि मैं इतनी दफा गया हूं और मेरी बात नहीं मानी, अब मैं नहीं जाऊंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने ईगो का मामला नहीं बनाया, ईगो का मामला नहीं बनाया, लेकिन एक अच्छा काम करने के लिए उस काम को होना
ये ज्यादा अचीवमेंट है रादर देन कि आप रिक्वेस्ट होके उसके खिलाफ चल। अच्छा कायरा साहब, एक और चीज समझ नहीं आ रही कि जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह, खुलकर लोग बात करें तो मैं भी नाम लेके बात करूंगी, उस हवाले से बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है कि सिर्फ उनका रास्ता रोकने के लिए ये किया गया। जिस तरह के अली अहमद कुर साहब एक बड़ा नाम रखते हैं, बड़ी पहचान रखते हैं कानून की दुनिया में, उन्होंने भी ये बात की और एक मखसूस जमात भी ये बात कर रही है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब क्या वाकई मतलब एक नाम इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि उनका रास्ता रोकने के लिए जो इल्ज़ाम मुखालिफिन की जानिब से लगाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? साथ ही मौलाना साहब की एक स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े को बात कर रहे हैं, इससे मिलती जुलती उन्होंने भी बात कर दी ना। वो बात ये कर दी, उन्होंने कहा कि जी एक जज जो है उससे हुकूमत को मसला है, एक जज जो है उससे अपोजिशन को मसला है, हमने तो मामला ये ठीक कर दिया है, बेहतरी की तरफ ले गए हैं। किस जज से हुकूमत को मसला है, किस जज से अपोजिशन को मसला है? दूसरा, मैं अक्सर ये बात अपने प्रोग्राम में करती हूँ और आप भी अग्री करेंगे कि जजिस को पता नहीं मसला है किसी से या नहीं है, वो किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं नहीं रखते हैं, लेकिन जजिस को इतना मुतनाज़े बना दिया जाता है कि घर बैठ के जज भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता होगा कि मुझे इतना मुतनाज़े बना दिया कि मैं उसका फेवरेट हूँ या वो मेरा फेवरेट है। कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को आप? डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी ज़हीन साफी हैं, एंकर हैं। ये आपको नहीं पता कि कौन से जज के ऊपर क्या इल्जाम? कायरा साहब, आप तारीफ कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं तारीफ कर रहा हूँ। और बहुत शुक्रिया, मैं आपसे जरा सुनना चाह रही थी, मैंने कहा आजकल कुछ पता नहीं चलता। जी जी नाम लेना मुनासिब जी, ठीक है, एक सेट ऑफ जजेस के बारे, एक सेट ऑफ जजेस हेडेड बाय चीफ जस्टिस, एक सेट ऑफ जजेस हेडेड बाय शाह साहब, ये तो एक काम बहस है ना इंडिया के अंदर भी हर तरफ। लेकिन इसको अब तो खत्म कर दिया गया ना, अब तो 3 जजेस का नाम आएगा। लेकिन ये और बड़ी होगी ना बहस कायरा साहब, ये बहस और बड़ी हो गई। वो कह रहे हैं 3 जजेस का नाम आएगा, अब ये हुकूमत चूज करेगी। अब जाहिर बात है वो एक 12 रुकनी जो कमेटी है वो डिसाइड करे जब नाम जाएगा जस्टिस के लिए। जी, इस तनकीद को जरा खोलिए ना जी, प्लीज इस तनकीद को खोलिए जी। वो कह रहे हैं कि जी एक 3 नाम आएंगे, अब एक कमेटी में जाएगा, वो कमेटी पार्लियामान की है और वो पार्लियामान की कमेटी जो है वहाँ हुकूमत मेजॉरिटी में है। जरा गौर कीजिए, वहाँ 12 मेंबर्स की कमेटी है, आधे मेंबर हुकूमत के होने, आधे अपोजिशन के होने, 2/3 मेजॉरिटी से उसका फैसला होना है। तो कैसे हुकूमत की मेजॉरिटी हो गई? एग्जैक्टली सर, लेकिन वो जो आजाद लोगों ने वोट दिया उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। आजाद लोग किसके थे? सलमान अकरम राजा साहब ने कहा ना कि हम कोर्ट में जाएंगे, डी सीट होंगे। उनका हक है, वो कोर्ट में जाए, वो जहां चाहे जाए। लेकिन एक तरफ बताइए ना, एक तरफ कह रहे हैं कि आजाद लोग, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वोट क्यों दिए? आजाद है तो उनका हक है। या तो ये कहना जी कि हमारे मेंबर थे, हमारे वोट हमारे टिकट पे लड़के आए थे, जो फैसला अदालत ने, मुतनाज़ा फैसला जो अदालत ने दिया, उस फैसले के मुताबिक भी वो आजाद है। आप खुद आजाद कह रही हैं, वो भी आजाद कह रहे हैं। तो सर सलमान अकरम राजा साहब कोर्ट में जाकर उनको डी सीट करवा सकते हैं? मेरी गुजारिश सुने, नहीं करा सकते, लेकिन ठीक है, वो कह रहे हैं वो आजाद थे, आप भी कह रही हैं आजाद। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ आजाद। मैं सलमान अकरम राजा साहब की बात समझना चाह रही हूँ ना कि आपको क्या लगता है वो उनको डी सीट करवा सकते हैं जाके कोर्ट में? देखिए, ये ना असल में होता यह है कि जब इस तरह का कोई मसला बन जाता है तो फिर अपने कारकुन को, अपने साथियों को थोड़ा सा हौसला देने के लिए इस तरह की बयान दिए जाते हैं कि हम देख लेंगे, हम अदालत में जाएंगे, हम चलने नहीं देंगे। ये बयानबाजी होती है, जो अपने दोस्तों को हौसला देने के लिए होती है। चले आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, आखिरी 1 मिनट है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आप आगे सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि ये चीज़ भी अब पता नहीं कंट्रोवर्शियल तो थी, मुतनाज़े भी थी। मैं तो बड़ा एहतराम करती हूँ अदलिया का, चीफ जस्टिस साहिबान का, बड़ी शख्सियात का, और करना भी चाहिए, मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए ऐसे अहम ओहदों में बैठी शख्सियात को। लेकिन चूँकि सियासतदान इस तरह की बात कर देते हैं कि मंसूर अली शाह साहब के नाम पर बहस हो रही, तो उनके हवाले से PTI ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी और ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अगर वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो अगर नहीं बनते, कोई और बनता है, तो क्या उनका भी कोई फैसला जो अदालत से आएगा वो कुछ मुख्तलिफ होगा? आप क्या समझते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मुझे पहली बात तो यह है कि जजेस को कोई मुतनाज़ा नहीं बनाता, जजेस खुद अपने फैसलों से मुतनाज़ा बनाते हैं। मंसूर अली शाह साहब जो हैं बड़े काबिल एहतराम, बड़े लायक जज हैं, बहुत एहतराम है उनका। लेकिन उनके लिए अफसोस की बात यह, मैं बात आज के आपके प्रोग्राम में नहीं कर रहा, ये मैंने कुछ 10 प्रोग्रामों में पहले कई महीनों से कह रहा हूँ कि भाई PTI ने क्या कमाल किया। एक तरफ उन्होंने आउटगोइंग चीफ जस्टिस को कंडेम कर दिया और उनके खिलाफ एक बहस खड़ा कर दिया कि ये तो बाइस्ड है, हमारे खिलाफ है, और दूसरी तरफ ये तासुर उन्होंने फैलाया, हमने नहीं। हुकूमत की तरफ से कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने कहा और कहना स्टार्ट से कहा कि जी कोई बात नहीं है, हम इस केस को आगे लेके चलते हैं, चीफ जस्टिस अब चले जाएंगे, जब मंसूर अली शाह साहब आएंगे
तो ये केस खुल जाएंगे और इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएगा और फिर हम आ जाएंगे। मौके यही लोग देते रहे ना, मुतनाज़ तो बना दिया गया ना, देते रहे। तो फिर ये फरमाइए कि अगर मंसूर अली शाह साहब को किसी ने मुतनाज़ा बनाया है तो वो कौन है? वो तो पीटीआई के लोग हैं ना, जो कहते थे कि वो आएंगे तो इलेक्शन खुल जाएगा। हम तो नहीं कह रहे थे। ये अफसोसनाक है। अल्लाह करे हम इस मामले से बाहर निकल सके और अदालत अपना वकार बहाल कर पाए। चले हम भी सेगमेंट से बाहर निकलते हैं और हम ब्रेक पे जाते हैं। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके वक्त के लिए, और आपकी मुस्कुराहट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ऐसे मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और बहुत ही अच्छे एक ज़ीरक सियासतदान और बड़ी मंजी हुई बड़ी नपी तुली बात करते हैं हमेशा, और बहुत से लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। तो मैंने भी आज तारीफ़ आपकी टीवी पे कर दी। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे रियासत अली आज़ाद साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात कर लेते 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद वुकला के रद्द-ए-अमल की। कोयटा में वुकला एक्शन कमेटी ने आज तहरीक जो आईनी तरमीम है उनमें सूबाकारों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक ऐलान किया है। अली अहमद कुर्द ने कहा है कि वुकला ने मुल्क के बड़े से बड़े डिक्टेटर की आंखों में आंखें डालकर बात की है, जबकि मुल्क की सियासी जमातों ने हमेशा डिक्टेटर्स के सामने घुटने टेके हैं। आईनी तरमीम एक शख्स को टारगेट करके बनाया गया है और आईनी तरमीम का मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह की राह में रुकावट डालना था। दूसरी जानिब वकील और पीटीआई के रहनुमा हामिद खान ने भी कहा है कि ये तरामीम अदलिया के खिलाफ हैं। वुकला जल्द ही मैदान में आ रहे हैं और इस सारी सूरत हाल पे हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद साहब से बात करेंगे, जो कि स्टूडियोज़ में इस तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया साहब तशरीफ लाने के लिए। रियासत साहब, बिलाखिर जो आईनी तरमीम है 26वीं, वो उसका नफाज हो गया है। बड़ी ये कंट्रोवर्शियल रही मंजूर होने से पहले। मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने का भी सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब बड़े आराम से सारा काम ये हो गया है। कैसे देखते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, जिस तरीके से ये लेजिस्लेशन हुए, ये सारी इसके जो मुरक़ात और इसका बैकग्राउंड, इससे आप वाकिफ़ हैं ये कैसे हुई है, और हालात वाक़यात आपके सामने, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि देखें, ये ऐसे हुआ है कि 3 या 4 लोगों ने बैठ के फैसला कर दिया कि ये तरमीम है और इसको पास करना है। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का जो तरीक़ेकार बताया गया है, रूल्स के अंदर बताया गया, सेनेट के रूल्स के अंदर बताया गया, उसको भी फॉलो नहीं किया गया। वहाँ पे ऐसे लग रहा था सेनेट के अंदर भी कि जब ये बिल फ्लोट हुआ, लग रहा था कि एक हाल से आवाज़ आ रही है और एक प्रिजाइडिंग चेयर से आ रही है और वो धड़ाधड़ मंजूर हो रहे हैं। जो वहाँ पे मौसूफ सेनेटर्स बैठे हुए, तो अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक नहीं दी कि ये किसकी मंजूरी हो रही, क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके नेगेटिव असरात क्या है, पॉजिटिव, उस पर डिबेट ही नहीं, उस पर आर्गूमेंट ही नहीं, उनसे उठपुट भी नहीं ली गई। उनसे तो सिर्फ ये कहा गया है प्लीज़ राइज अप, प्लीज टेक अ सीट। इससे ज्यादा उन्होंने उठक बैठक के अलावा और कुछ नहीं किया। हमने तो इस आइन के अंदर जो भुट्टो ने दिया था 1973 का, उसके अंदर लिखा हुआ था, जो आर्टिकल 175(1) और सब आर्टिकल 3 है, उसके अंदर ये था कि जी जुडिशरी को इंतजामिया से अलग किया जाएगा और 14 साल के अंदर करनी है और प्रोग्रेसिवली करना है। लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का हक है, लेकिन वो है 227 के ताबे, वो ताबे है आर्टिकल 8 के, वो ताबे नेशन ऑफ इस्लाम के। तो ये जो कुछ लेजिस्लेशन हुई है, ये मैं समझता हूँ कि मेला फाइडी पे मबनी थी। और ठीक, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। मेला फाइडी पे मबनी थी, इसलिए हमने इन टोटो इसको रिजेक्ट किया है। हमने तो पूरी प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो 58 पहले ला रहे थे, अब 22 आर्टिकल उन्होंने अमेंडमेंट की। अच्छा, ये तो फिर सियासतदान भी कहते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बहुत सी चीजें ऐसी होनी होती हैं जिसमें इंटरफेरेंस आ जाती है अदलिया की, और आइन को रीराइट करने का इख्तियार अदलिया का भी नहीं है। अब देखें पार्लियामेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेशन का भी इख्तियार है और अब वो जो अदलिया का काम था वो भी उनके पास है। यानी अदलिया के इख्तियारात भी, आपने 3 ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में 3 इदारे बताए गए, उसके इख्तियारात आपने यूजर्व कर लिए बाय विर्चू ऑफ दिस अमेंडमेंट। अब जजेस भी आप लगाएंगे, कहाँ है कि जी आप उधर कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि 3 ऑर्गन्स होंगे, तीनों अपने अपने डोमेन में काम करेंगे। अब फिर आपने एक अदलिया के इख्तियारात खुद अज्यूम कर लिए, यानी जज भी आप खुद लगाएंगे
केस भी खुद फाइल करेंगे, फैसले भी खुद करेंगे, उनकी इवैल्यूएशन भी खुद करेंगे, फैसले भी अपनी मर्जी से लेंगे, और फिर चीफ जस्टिस भी आप लगाएंगे, और फिर उनको आप ये मनूवर करने के लिए जा रहे हैं कि यानी वो आज़ाद मंच फैसले ना करें, वो हुकूमत को राजी रखें कि मुझे तीनों जजेस जो होंगे वो बिल्कुल आज़ाद मंच नहीं होंगे, वो इनको राजी करने के लिए कोई आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि अगर हमने हुकूमत के खिलाफ फैसले दिया, चूंकि हमेशा एग्जेक्टिव हमेशा अख्तियार से तजावुज करती है, इसलिए फैसले उनके खिलाफ आते हैं। तो जब फैसले उनके खिलाफ आएंगे और वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट वो देंगे, तो वो जिसके फैसले इनके खिलाफ आएंगे उसकी रिपोर्ट जीरो आएगी, उसको चीफ जस्टिस भी नहीं। अच्छा, अब एक सवाल है, अभी आप ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत की अपनी मर्जी होगी, पार्लियामेंट के फ्लोर से ये डिसीजन हुआ है। पहला सवाल तो ये बनता है कि पार्लियामेंट की ही सवाबदीद होती है ना कानून साजी करना, और ये जो मामला जब अदालत में जाते थे, जब फरीकैन होते थे कि इधर एक पार्टी खड़ी दूसरी पार्टी इधर खड़ी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो चीज डिसाइड होनी चाहिए वहीं पर मसला हल होना चाहिए, वो उठाकर अदलिया में ले जाया जाता था। और मुझे याद है कि चीफ जस्टिस साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस ने शायद कहा था कि कुछ बहुत से मामला पार्लियामेंट के फ्लोर पे हल होने चाहिए, वो अदलिया में आ जाते हैं। इस पर हम भी खुलकर बात करते रहे कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये सियासतदानों की नाकामी कंसिडर होती थी कि अपना मामला वहां हल करने के बजाय उठाकर ले जाते थे अदालत में। अदालत में बहुत से केसेस होते हैं जो कि पेंडिंग होते हैं, तो वहां पे वक्त जाया होता था, जो कि सीधी सी बात है। अब पहली बार अगर खुलकर इस मामले पे कि जो मामला हल तलब नहीं नजर आते थे, जहां पर आप एक जगह पे इत्तेफाक करते नजर नहीं आते थे, तो तरमीम को मंजूर करने के बाद क्या जो मुतनाज़े जजेस, मेरा जज तेरा जज, उसका फेवरेट इसका फेवरेट, ये तुम्हारा फेवरेट मेरा फेवरेट, पता नहीं जजेस के दिलों में क्या तो अल्लाह जानता है, लेकिन सियासतदान इस तरह कहते रहते थे। तो इस मामले के बाद तो जो मुतनाज़े वाला जो एक एलिमेंट था वो तो खत्म नहीं हो जाएगा। देखें, मुतनाज़े मुतनाज़े तो पहले भी था ना, सॉरी टू से। देखें, कोई जज मुतनाज़े नहीं होता, सियासतदान उनको मुतनाज़े बनाते हैं। अब ये मामला हल हो गया ना, आप कह रहे हैं अब भी मुतनाज़े होगा, कैसे? अब मैं इसलिए देखिए, मुझे ये कह रहे हैं कि अदलिया गलत है। मुझे बताएं, सैयद यूसुफ रजा गिलानी जब डिस्क्वालीफाई हुए कंटेम्प्ट में, तो कौन पिटिशनर थे? इमरान खान पिटिशनर थे। कौन पिटिशनर थे उसमें? मियां नवाज शरीफ पिटिशनर थे। उस वक्त तो मिठाइयां बांटते रहे कि आइन और कानून की फतह होगी। आज आप कहते हैं कि अदलिया ने उसको निकाल दिया, उस वक्त उन्हें निकालना अच्छा लगता था, अब उन्हें ये एक्ट ना निकाला जाए ये अच्छा लगता है। इनकी स्वीट वेल पे अदालतों के फैसले नहीं बदलते। हाँ, स्वीट वेल पे अदालतों के फैसले नहीं बदलते, यानी स्वीट वेल, विश, विम, कुछ भी अंग्रेजी का लेकिन आपने बड़ा स्वीटली ये बोला, स्वीट वेल, तो मैंने जरा कहा हाईलाइट करूं मैं। देखिए, मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क के तीनों इदारे, मैं तीनों के एहतराम करता है, तीनों इदारों के पास अपना अपना अख्तियार होना चाहिए, तीनों को किसी दूसरे इदारे में ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए। अगर आज अदलिया कमजोर हो जाती है बाय विच ऑफ दिस अमेंडमेंट, तो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की कोई पासदारी नहीं होगी। इस मुल्क की तारीख है मार्शल लॉ से भरी हुई है। अच्छा। इसीलिए जब भी मार्शल लॉ लगी, जब मुशर्रफ ने लगाया था, तो आपकी सारी जो लीडरशिप थी ना सियासी, वो मुल्क से बाहर थी। हम लोगों ने उस वक्त भी जदोजहद की थी, और इसी अदलिया ने वो सारी चीजें नल एंड वाइट डिक्लेयर की थी। 31 जुलाई की जजमेंट पाकिस्तान की तारीख में याद होगी, जिसमें 112 जजेस जो पीसीओ थे उनको घर भेजा गया था। इसी ने सुप्रीम कोर्ट ने वो आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम किया था। ठीक है। अच्छा, वुकला आगे क्या करने जा रहे हैं? वुकला तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है। रियासत अली एजाज साहब की क्या खबरें हैं और आगे जाके अब क्या देखते हैं मंजरनामा? और मेरे ही प्रोग्राम में कुछ दिन पहले आई थिंक एतजाज एहसन साहब ये बात करके गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एतजाज एहसन साहब ने कहा था अगर वुकला की तहरीक होती है, जब ये मंजूर नहीं हुई थी तरमीम, हालांकि बिलावल साहब को सेहरा जाता है, एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने कहा कि जी अगर ये वुकला तहरीक होती है तो ये फिर बहुत दूर तक इसके असरात जाएंगे, बहुत बड़ी तहरीक होगी। मजीद इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत अली आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रियासत साहब, आज़ाद अराकीन, उनका किरदार आप कैसा देखते हैं? अभी आज़ाद अराकीन को भी छोड़ दे, जो कैद अराकीन थे, उन दोनों का रोल आपके सामने, आज़ाद का भी और बाकियों का भी। तो सवाल ये है कि जो लेजिस्लेशन हुई है वो तो आपके सामने, अब ये है कि जो प्रिंसिपल इन्होंने ले डाउन किया है कि जी 3 जजेस का पैनल, उसमें से चीफ जस्टिस बनाया जाएगा,
तो मैं समझता हूं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स थी ये उसकी वायलेशन में है। और दूसरा ये दो इसके एस्पेक्ट्स है। एक एस्पेक्ट ये है कि अगर मंसूर अली शाह साहब को ये चीफ जस्टिस बनाते हैं, और मैं समझता हूं कि उन्हें ही बनना भी चाहिए क्योंकि वो मोस्ट सीनियर पर्सन है। इसके अलावा वकला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, वो किसी चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन या उसका जो बेंच है उसका, सॉरी मैं डिवीजन कह रहा हूँ, बेंच का, तो उसका जो प्रिजाइडिंग जज होगा वो फिर नेक्स्ट सीनियर कौन होगा, या अफरीदी साहब होंगे। ठीक है। तो अगर ये वाइस वर्सा कर दिया जाए ठीक है, तो फिर आईनी बेंच का अगर मंसूर अली शाह साहब को बना दिया जाता है और या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तो हुकूमत की परेशानी तो वहीं फिर रहेगी। उन्हें अगर ये मसला है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब से, हालांकि हम समझते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, और मैं समझता हूं कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये मेरा इसका उसका करके जजेस को कंट्रोवर्शियल करते। जज किसी का नहीं होता, जज सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा ये बताइए, जो भी 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और उनमें से जो पार्लियामेंट्री कमेटी है 12 रुकनी, वो जो नाम चूज किया जाएगा चीफ जस्टिस की जानिब से, जो पूरा प्रोसीजर होगा, फिर वो नाम वज़ीर-ए-आज़म से होता हुआ सदर तक जाएगा। मुझे बताएं कि ये जो 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें मंसूर अली शाह साहब के अभी भी कितने चांसेस हैं चीफ जस्टिस बनने के? सवाल मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इतना मुतनाज़ बना दिया गया उनको आने से पहले ही, और बाकायदा एक मुहिम चल रही है, कैंपेन चल रही है, बाकायदा एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर कि सारा कुछ मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए किया गया, मसला सिर्फ उनसे था। अच्छा, और इस मसले को किसी हद तक मौलाना साहब ने भी इनडायरेक्टली कह लें या डायरेक्टली खड़े होकर पार्लियामेंट के फ्लोर पे बयान ऐसे कर दी कि उन्होंने कहा कि एक जज से हुकूमत को मसला है और एक जज से ओपोजिशन को मसला है, हमने मसला ही हल कर दिया। मंसूर अली शाह साहब कभी कंट्रोवर्शियल नहीं रहे, नहीं बना तो दिया गया ना। मेरी याद सुन ले, सिर्फ उनका है कि ये जो 12 जुलाई वाली जजमेंट है ना, इससे हुकूमत खौफजदा हुई। हालांकि जो उससे पहले सारे फैसले ना, उसमें मंसूर अली शाह साहब के फैसले हुकूमत के हक में है। आज भी हमने सुना, आज भी वो लाइटर रोड पे कह रहे थे अटॉर्नी जनरल को, उन्होंने कहा ये आईनी बेंच का मामला है, ये मामला तो क्लियर कर। ये बात है, तो उन्होंने आज देखे ना, ये वो जज है कि जिन्होंने कहा कि चूंकि अमेंडमेंट आ गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो मैं इसको एडजर्न करना। सवाल वहीं पर है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए ऐसा किया गया। एक पार्टी भी ये बात कर रही है खुलकर और कुछ लोग भी ये बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप अली अहमद कुर्र साहब ने भी गालिबन ये बात बोली है, उन्होंने भी कहा है कि एक बंदे से प्रॉब्लम था और उसका रास्ता रोकने के लिए किया गया, सीधा सीधा मंसूर अली शाह साहब का नाम लिया जा रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब भी कितने % चांसेस है उनके चीफ जस्टिस बनने के? मैं तो कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो 100% चीफ जस्टिस बनेंगे। इसके बाद भी? इसके बावजूद वो बनेंगे। तो फिर इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनका क्या होगा? आप देखें जो लेजिस्लेशन, ये बहस चल रही है, देखें उन्होंने जो बनाया ना लॉ, जो अमेंड किया उसके अंदर उन्होंने तो ऑप्शन खुद ही दे दिया 3 जजेस का। अब 3 जजेस से बाहर वो जा नहीं सकते। ठीक है, तो तीनों में 2 चीजें बड़ी तो बहस क्यों हो रही है? दोनों में इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते, वैसे जो वो नहीं चाहते, लेकिन अगर वो उन्हें नहीं बनाते तो मंसूर अली शाह साहब को क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का प्रिजाइडिंग जज बनाएंगे? वो कौन नहीं चाहते? जो जिन्होंने लेजिस्लेशन की, जैसे आप फरमा रही है कि एक जज से उसको मसला है और मौलाना साहब कह रहे थे, मैंने मौलाना साहब को कोट किया। मैं वो कोर्ट की बात कर रहा हूं। और अगर वो बेंच में जाते हैं तो वो फिर भी नहीं होगा, और अगर चीफ बनते तो दूसरे उसमें जाएंगे या अफरीदी साहब। इस सिनारियों में हुकूमत की प्रायोरिटी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, इसलिए वो मंसूर अली शाह साहब को उस बेंच का कभी भी प्रिजाइडिंग जज नहीं लगाएंगे। मेरी जाती राय में मेरे से इख्तलाफ किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो बहस हो रही है आपके मुताबिक वो ठीक हो रही है? देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनको अगर ये सारी सिनारियो अगर बना भी लिया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की, इस कौम की, कि हम किसी भी जज को उसके आने से पहले कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। हालांकि जजेस साहबान की ऐसी अप्रोच नहीं होती। हाँ। जजेस साहबान आइन और कानून पे चलते हैं, कोई फैसला गलत हो सकता है, इंसान है। इसीलिए देखें, सिविल कोर्ट से मामला शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, कहीं ना कहीं गलती होती तो सुप्रीम कोर्ट तक जाती, वो भी तो जजेस होते ना, तो इनसे भी गलती हो सकती, इंसान है, ह्यूमन एरर हो सकती। उसकी लीगल अप्रोच में मैं एक तस्वीर को और एंगल से देखता हूं, आप किसी और एंगल से। लेकिन सर एक सवाल है, देखिए, अगर जजेस को मुतनाज़े बना दिया जाता है, चले एक सेकंड के लिए एज्यूम कर देते हैं कि बना दिया जाता है, और मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि दिल का जो हाल है वो तो सिर्फ अल्लाह को पता है, और जजेस के दिल में क्या है वो अल्लाह जाने और जजेस जाने। लेकिन एक ऐसा इंप्रेशन बना दिया जाता है कि तेरा जज, ये मेरा जज, ये उसका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, उसको सपोर्ट करता है, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उसके लिए ग्रजेस रखता है, यहां तक कह दिया जाता है, बुक से भरे हुए जजेस, ये भी कह दिया जाता है। अब सवाल ये कि क्या फिर वो जो जज
चीफ जस्टिस अपना जितना टेन्योर पूरा करता है, इस तरमीम से पीछे तक अगर हम देख लें तो क्या ये फिर जितने भी फैसले हुए हैं वो सारे मुतनाज़े बन गए? इसका मतलब है किसी के मुताबिक वो मुतनाज़े होगा और किसी के मुताबिक बड़ा बेहतरीन होगा। हर केस में दो पार्टीज होती, फैसला तो एक पार्टी के हक में। तो यानी उसके हक में बेहतरीन होगा, दूसरा हक में आता वो कहता है बहुत अच्छा है, जिसके खिलाफ आता है वो कहता है ये जज ठीक नहीं। अब इस तरमीम के बाद जो 3 वुकला, सीनियर मोस्ट जो वुकला कह रही हूँ, चीफ जजिस का जो पैनल होगा, उससे तो वो जो मुतनाज़े वाला एक एलिमेंट है वो खत्म होता दिखाई नहीं देगा या मजीद मुतनाज़े हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप पॉजिटिव अप्रोच से चीजों को सोचे। आपने सुप्रीम कोर्ट को घर की वो ना बनाए ना। सर ख्वाजा आसिफ का आपने स्टेटमेंट देखा ना, उन्होंने कहा है कि जब सियासतदान, ये सारे सियासतदान हमने देखे, जब अपोजिशन में होते हैं तो इनको अदलिया अच्छी लगती है, जब हुकूमत में होते हैं तो इनको जजेस बुरे लगते हैं, इसलिए कि जब अपोजिशन में होते हैं इन पे FIR होती हैं, इन पे करप्शन के केसेस बनते हैं, इसलिए अदलिया इनको रिलीफ देती है। उस वक्त ये बहुत खूबसूरत जजेस होते हैं, ये बड़े हीरो होते हैं, बड़े आइन और कानून के चैंपियन होते हैं, और जो ही वो अपोजिशन से हुकूमत में आते फिर उन्हें यही जजेस बुरे लगते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात ये कही कि जब आर्मी चीफ के लिए भी एक पैनल होता है ना, उसमें से चूज किया जाता है, तो फिर जजेस के लिए क्यों नहीं, चीफ जस्टिस के लिए क्यों नहीं? देखिए नहीं, बात वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मेरी बात सुने, वो अब आर्मी चीफ में तो अहम तरीन शख्सियत होती है ना मुल्क की। दुरुस्त है, नहीं मुझे पता है अहम तरीन ओहदा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो चीफ जस्टिस भी अहम तरीन ओहदा होता है। अगर आप अदलिया के निजाम के बारे से बात करें, इंसाफ के निजाम, अदल के निजाम, तो फिर बात ख्वाजा आसिफ साहब बज नहीं कर रहे हैं, गलत बात तो नहीं कर रहे। ख्वाजा साहब एक सियासी स्टेटमेंट वहां पे दाग रहे हैं, सारे सियासतदान सियासी बयानात देते हैं, हम एक लीगल बात करते हैं। लीगल बात ये कि जो आइन और लिखा हुआ है ना वो चले फिर एक सवाल है, आप अगर मेलस पे मबनी, मेला फाइडी पे मबनी लेजिस्लेशन कानून साजियां करते, आज आपको वो फायदा दे रही होंगी, ये याद रखना। ये इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मिसाल याद रखे, एक साल नहीं चला, इन्हें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि उस वक्त अख्तियारात चाहते थे कि काजी फैज ईसा साहब के पास जाए। नहीं, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आप ये जो अमेंडमेंट लाए ना, ये भी देख लेना। ये मेरा प्रोग्राम आपके डॉक्टर साहब प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, इसी को ये इसके गिरदाब में आएंगे और यही इसी से एग्रीव्ड होंगे और यही कहेंगे कि हमसे ये गलती हुई थी। ये वैसे बड़ी बात करें, आखिर में सिर्फ ये बता दें, वुकला तहरीक देखिए हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने एक वुकला एक्शन कमेटी जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के इलेक्टेड सदूर प्रोविंशियल बार के मेंबर्स, बार काउंसिल के और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स और साबका जो इलेक्टेड लोग हैं उन पे एक मबनी एक कमेटी बना दी है, वो फैसला करेंगे। और 25 तारीख को यौम निजात का ऐलान इन्होंने किया है सब ने, और उसके बाद अगला जो एक्शन है वो हम ऐलान करेंगे कि हमने सिविल सोसाइटी को भी कहा है कि वो भी मोबिलाइज हो, तलबा भी हो, मजदूर भी हो, सारा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हमारे साथ खड़ा हो और हम आइन को इंशाल्लाह सही हालत में, और जो अदलिया की आज़ादी और अदलिया का एक इदारा है जिसके आइन और कानून भुट्टो के बताए हुए आइन के अंदर थे, उसके ऊपर वापस लेके आएंगे और उसके लिए हम इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे। तो भुट्टो साहब के जो नवासे हैं उन्होंने तो लीड किया इस पूरे। भुट्टो आज तो मौजूद नहीं है ना, भुट्टो आज तो मौजूद यहाँ पे नहीं है ना। जुल्फकार अली भुट्टो का बनाया हुआ आइन था ना, उन्होंने इस मुल्क को आइन दिया, उसने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया। जुल्फकार अली भुट्टो ने स्टील मिल दी, जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम दिया, जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया। ये जुल्फकार अली भुट्टो का जो क्रेडिट था आज उन्होंने इसको डिस्क्रेडिट कर दिया। चले खैर, आपने अपनी राय का इजहार किया, बहुत शुक्रिया रियासत तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के जिंदगी ने वफा की दुआ में। याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।